नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम इंग्लिश से जो है रिवीजन क्लास 7 जो है दोस्तों डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जो है वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों आज का और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कमेंट करें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों आप ध्यान से पहले क्वेश्चन देखिए और उसके बाद आप आंसर करिए। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला है दोस्तों द ओनली नोवेल रिटन बाय कमला दास इज। ठीक है, आपको बताना है कमला दास का जो है एकमात्र जो है नोवेल कौन सा है। ऑप्शन देखिए, पहला है या अल्लाह, दूसरा माई स्टोरी, तीसरा अल्फाबेट ऑफ लस्ट, चौथा नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, मैंने आपको कई बार बता रखा है। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली नोवेल रिटन बाय कमला दास। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अल्फाबेट ऑफ लस्ट। ठीक है, ऑप्शन सी जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कमला दास के द्वारा लिखा गया एकमात्र नोवेल है दोस्तों ये अल्फाबेट ऑफ लस्ट। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है ये नोवेल कब आया था। ये नोवेल आया था दोस्तों 1976 में। कब आया था, 1976 में आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों माई स्टोरी की बात करें तो माई स्टोरी आप जानती हैं ये क्या है कमला दास का, बताइए। माई स्टोरी जो है ये ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, आप सभी जानते हैं ऑटोबायोग्राफी। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पर या अल्लाह की बात करें तो ये भी दोस्तों कमला दास का वर्क है। या अल्लाह ये आया था दोस्तों 2001 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे या अल्लाह वर्क किसका है, ये कमला दास का वर्क है दोस्तों। कब आया था, 2001 में आया था इनका एक वर्क। ठीक है, माई स्टोरी की बात करें तो माई स्टोरी जो है ये कब पब्लिश हुआ था, 1976 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। साथ ही साथ कमला दास के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं। इनके पोइट्री कलेक्शंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके पोइट्री कलेक्शंस मैंने बताए थे आपको, समर इन कलकत्ता, द डिसेंडेंट्स हो गया। ठीक है, ओनली सोल नोज हाउ टू सिंग। ठीक है, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। ठीक है, सारे जो हैं किसके वर्क हैं, कमला दास के। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कमला दास से। तो कमला दास को आपने अच्छे से जो है तैयार कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो इनकी पोइट्री कलेक्शंस हैं उसमें एक जो है मैंने आपका पहले बताया नहीं था आपको, तो आप उसको भी ऐड कर लेंगे। जैसे आपका आपने पढ़ा होगा माई मदर एट 66। ठीक है, माई मदर एट 66। ठीक है, ये भी इनका वर्क है दोस्तों। ठीक है, कब आया था इनका एक वर्क पूछा जा सकता है आपको। माई मदर एट 66 जो है इनका वर्क आया था दोस्तों 1999 में। ठीक है, 1999 में इनका एक वर्क आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी मैंने आपको बता दी। ठीक है, इनकी जो है दोस्तों इनका जो है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन भी पूछा जाता है, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, THANUPPU। ठीक है, थनप्पू जो है इनका क्या है, ये दोस्तों शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। ठीक है, शॉर्ट में लिख लिया मैंने। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अलू इज अ कैरेक्टर हु फिगर्स इन अमिताभ घोष नोवेल। ठीक है, आपको बताना है अमिताभ घोष के किस नोवेल में आपको ये कैरेक्टर देखने को मिलता है। ठीक है, देखने को मिलता है अलू। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, द ग्लास प्लेस, द शैडो लाइन्स, सर्कल ऑफ रीजन, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। अमिताभ घोष को अच्छे से तैयार कर लेना है, अमिताभ घोष। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि अमिताभ घोष को कौन कौन से अवार्ड मिले थे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर ये फिगर है आपका, बताइए आंसर कीजिए। आलू जो कैरेक्टर है ये किस में है, अमिताभ घोष के किस नोवेल में है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सर्कल ऑफ रीजन। ठीक है, कहाँ पर ये कैरेक्टर देखने को मिलता है, सर्कल ऑफ रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, सर्कल ऑफ रीजन रिटन बाय अमिताभ घोष। ठीक है, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, ये इंपॉर्टेंट नोवेल है। ठीक है, कब आया था ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1986 में।
क्लियर है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ द शैडो लाइन्स की बात करें, ये भी आपका अमिताभ घोष का है। शैडो लाइन्स आपने पढ़ा है सभी ने। ठीक है, ये आया था 1988 में। ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ द ग्लास प्लेस जो है इनका, ये कब आया था? ग्लास पैलेस ये आया था इनका 2000 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। ठीक है, अमिताभ घोष से दोस्तों आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ध्यान रखने हैं। पहले आप जो सर्कल ऑफ रीजन है, इसमें इस नोवेल में कैरेक्टर आपको ध्यान रखने, जैसे आपका आलू कैरेक्टर हो गया। इसके अलावा कौन कौन से कैरेक्टर हैं सर्कल ऑफ रीजन में, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक कैरेक्टर याद रखेंगे, बलराम बोस। ठीक है, बलराम बोस। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा बलराम बोस जो है ये कैरेक्टर किस में है, तो ये भी आपका सर्कल ऑफ रीजन में कैरेक्टर है। ठीक है, उसके साथ ही साथ आपको याद रखना है आपका जिंदी। ठीक है, जिंदी कैरेक्टर किस में है, आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ज्योति दास। ठीक है, ज्योति दास। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं दोस्तों सर्कल ऑफ रीजन के, तो आपको ध्यान रखने हैं। आलू हो गया, ठीक है, बलराम बोस हो गया, ठीक है, जिंदी हो गया और ज्योति दास हो गया। ये कैरेक्टर हैं दोस्तों सर्कल ऑफ रीजन के। कोई भी कैरेक्टर आपको पूछ लिया जाएगा, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। ठीक, साथ ही साथ बात करें अमिताभ घोष के जो अवार्ड्स हैं, यानी कि अमिताभ घोष को कौन कौन से अवार्ड्स मिले थे, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अवार्ड्स, तो इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले थे दोस्तों? एक तो आप जानते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इनको, ये मैंने बताया था आपको। ठीक है, पहला, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, पहला नोट करेंगे, पहला मिला था इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ आपका। ठीक है, कब मिला इनको साहित्य अकादमी अवार्ड? ये मिला था दोस्तों इनको, कब मिला था बताइए? अमिताभ घोष को 1990 में मिला था, 1990 में मिला था अमिताभ घोष को साहित्य अकादमी अवार्ड। किसके लिए मिला था दोस्तों? ये बताया था मैंने आपको, किसके लिए मिला था? द शैडो लाइन्स के लिए। ठीक है, द शैडो लाइन्स। ठीक है, द शैडो लाइन्स, ध्यान रखेंगे। द शैडो लाइन्स के लिए अमिताभ घोष को क्या मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1990 में। ठीक है, इसके अलावा इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले थे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनको दोस्तों पद्मश्री भी मिला है। ठीक है, अमिताभ घोष को क्या मिला है? पद्मश्री। कब मिला इनको पद्मश्री? इनको पद्मश्री मिला 2007 में। ठीक है, कब मिला? 2007 में मिला अमिताभ घोष को पद्मश्री। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनको जो है अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था बताइए, किस ईयर में मिला था? ज्ञानपीठ अवार्ड कब मिला था अमिताभ घोष को? ज्ञानपीठ अवार्ड ये मिला था दोस्तों 2018 में। ठीक है, कब मिला था? 2018 में क्या मिला था अमिताभ घोष को? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। ठीक है, ये तीन आपको पहले याद रख लेने हैं। ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड 1990 में द शैडो लाइन के लिए। ठीक है, दूसरा पद्मश्री मिला 2007 में, और तीसरा ज्ञानपीठ अवार्ड मिला 2018 में। ठीक है, ये तीन जो है अवार्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा भी इनको जो है दोस्तों अवार्ड्स मिले हैं, उनको भी आपने नोट कर लेना है। ठीक, इनको पहले आप अच्छे से देख लें, नोट कर लें इनको। इसके अलावा इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले थे उन पर एक बार देख लेते हैं। इनको दोस्तों एक अवार्ड मिला था, इनको प्राइज मिला था, इरास्मस प्राइज। ठीक है, ठीक है, चौथा ERAS, इरास्मस। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा किस राइटर को जो है इरास्मस प्राइज मिला है, तो ध्यान रखेंगे अमिताभ घोष को मिला है इरास्मस प्राइज। ये कब मिला था दोस्तों? इनको 2024 में मिला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके साथ साथ दोस्तों एक अवार्ड और याद रखेंगे अमिताभ घोष से, डैन डेविड अवार्ड मिला था इनको। ठीक है, कौन सा अवार्ड मिला था? डैन डेविड अवार्ड। ठीक है, डैन डेविड अवार्ड कब मिला था अमिताभ घोष को? ये मिला था 2010 में। कब मिला था? 2010 में मिला था दोस्तों।
ठीक है, तो ये सारे दोस्तों इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं, ठीक है, इनको आपने ध्यान में रखना है। बाकी अमिताभ घोष के बारे में आप जानती हैं, इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स आप जानती हैं। द शैडो लाइन्स हो गया, ठीक है, द कलकत्ता क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, द ग्लास पैलेस हो गया, द हंग्री टाइड हो गया, ये सारे जो है इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बुक रिटन बाय मुल्क राज आनंद। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सी बुक जो है मुल्क राज आनंद ने नहीं लिखी है, ठीक है, नॉट। चलिए ऑप्शन देखिए, अक्रॉस ब्लैक वाटर, नेक्टर इन अ सीव, टू लीव्स एंड अ बर्ड, नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आपने करना है। देखिए आपने पढ़ा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए। देखिए अक्रॉस द ब्लैक वाटर, ये तो आपका किसका है, मुल्क राज आनंद का है, ठीक है, ये तो सही है, ठीक है। उसके बाद टू लीव्स एंड ए बर्ड, ये भी दोस्तों किसका है, मुल्क राज का है, ठीक है, मुल्क राज आनंद का है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नेक्टर इन ए सीव, ठीक है। नेक्टर इन ए सीव दोस्तों ये किसका वर्क है, ये दोस्तों है आपका कमला मार्कंडे का वर्क है, ठीक है, कमला मार्कंडे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो मुल्क राज आनंद के बारे में बाकी आप सभी जानते हैं, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले थे, ये आपको सारे अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। मुल्क राज आनंद के इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो आप सभी ने पढ़े हैं, अनटचेबल हो गया, कूली हो गया, टू लीव्स एंड ए बर्ड हो गया, ठीक है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर हो गया, ठीक है, द गोल्डन बाउल हो गया, ठीक है, मॉर्निंग फेस हो गया, ये सारे वर्क्स हैं इनके, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपका अक्रॉस आपका ब्लैक वाटर है, तो अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स ये इनका कब आया था वर्क्स, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आया था इनका वर्क, कब आया था बताइए, 1940 में आया था इनका एक वर्क, ठीक है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, ठीक है। टू लीव्स एंड ए बर्ड, ये कब आया था इनका वर्क, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो 1937 याद रखेंगे, ठीक है, 1937 में आया था इनका टू लीव्स एंड ए बर्ड, ठीक है। इसके अलावा जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मैं हर रिवीजन क्लास में आपको ये वर्क्स बता रहा हूँ दोस्तों, इससे आपका रिवीजन जो है अच्छा हो जाएगा, ठीक। चलिए मुल्क राज आनंद के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उन पर एक बार देख लेते हैं दोस्तों, उनको एक बार क्यों। चलिए पहला देखेंगे अनटचेबल, ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है अनटचेबल, ठीक है, अनटचेबल। दूसरा याद रखेंगे कूली, ठीक है, कूली। उसके बाद याद रखेंगे टू लीव्स एंड ए बर्ड, यहाँ पर आपका मेंशन है, ठीक है, टू लीव्स एंड ए बर्ड। उसके बाद याद रखेंगे अक्रॉस द ब्लैक वाटर, यहाँ पर दिया है, ठीक है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर। उसके बाद याद रखेंगे द गोल्डन बाउल, द गोल्डन बाउल, ठीक है, गोल्डन, ठीक है, गोल्डन बाउल, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे मॉर्निंग फेस, इंपॉर्टेंट वर्क है इनका मॉर्निंग फेस। बताइए मॉर्निंग फेस के लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला था, मॉर्निंग फेस, ठीक है। मॉर्निंग फेस के साथ साथ याद रखेंगे द बिग हार्ट, ठीक है, द बिग हार्ट भी इनका वर्क है, द बिग हार्ट, द बिग हार्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों मुल्क राज आनंद के, ठीक है। इसके अलावा भी इनके इंपॉर्टेंट वजह से आपका 7 समर्स है इनका वर्क, ठीक है, 7 समर्स, 7 समर्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं मुल्क राज आनंद के। अनटचेबल की बात करें तो आप जानती है अनटचेबल कब आया था इनका, 1935 में आया था अनटचेबल, ठीक है। कूली की बात करें तो कूली आया था 1933 में, ठीक है, 1933 में आया था कूली, ठीक है। उसके साथ साथ द गोल्डन बाउल की बात करें तो गोल्डन बाउल आया था इनका 1935 में, 1935 में आया था गोल्डन बाउल। मॉर्निंग फेस की बात करें, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था, मॉर्निंग फेस ये आया था 1968 में। कब आया था, 1968, 1968 में आया था मॉर्निंग फेस, ठीक है। द बिग हार्ट की बात करें, द बिग हार्ट आया था इनका, कब आया था, 1945 में, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से
ध्यान रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों मुल्क राज आनंद के। इसके अलावा जो इनको अवार्ड्स मिले हैं दोस्तों, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अवार्ड्स से भी आपको पूछ लिया जाएगा कि मुल्क राज आनंद को कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, जैसे आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है मुल्क राज आनंद को। ठीक है, किसके लिए मिला है अभी मैंने बताया था। तो देखिए इनकी अवार्ड्स की बात करें, देखिए पहला आपको याद रखना है साहित्य अकेडमी अवार्ड या साहित्य अकादमी अवार्ड। ये कब मिला था इनको दोस्तों, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, कब मिला था इनको साहित्य अकादमी अवार्ड? ये मिला था 1971 में मिला था। ठीक है, किसके लिए मिला था? फॉर इज नोबल मॉर्निंग फेस। ठीक है, किसके लिए मिला था इनको? मॉर्निंग फेस के लिए मिला था। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, मॉर्निंग फेस। क्लियर है? पहला इनका अवार्ड याद रखेंगे, साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था? 1971 में मिला था। किसके लिए मिला था? मॉर्निंग फेस के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ इनको दोस्तों क्या मिला था? पद्म भूषण भी मिला था इनको, पद्म भूषण। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पद्म भूषण कब मिला था इनको? 1967 में, 1967 में मिला था इनको पद्म भूषण। ठीक है, एक आपको याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड E.M. फॉस्टर अवार्ड मिला है इनको। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा किस राइटर को जो है E.M. फॉस्टर अवार्ड मिला है। ठीक है, E.M. फॉस्टर। ठीक है, FORSTER, E.M. फॉस्टर अवार्ड। ठीक है, E.M. फॉस्टर अवार्ड इनको कब मिला है ये भी याद रखेंगे, 1978 में मिला है। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा किस राइटर को जो है E.M. फॉस्टर अवार्ड मिला है, तो आंसर हो जाएगा मुल्क राज आनंद। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ इनको इंटरनेशनल पीस प्राइज भी मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो आपको ये ध्यान रखने हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है, पद्म भूषण कब मिला था, साथ ही साथ E.M. फॉस्टर अवार्ड कब मिला था। ठीक है, तो मुल्क राज आनंद से ये आपको 3 जो है अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखने हैं अवार्ड्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डार्क होल्ड नो टेरर इज अ नोबल रिटन बाय। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए 4 का क्या हो जाएगा। द डार्क होल्ड नो टेरर, ये नोबल जो है किसने लिखा है? अनीता देसाई, कमला दास, BS नाइपॉल या फिर शशि देशपांडे। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शशि देशपांडे का नोबल है दोस्तों ये, द डार्क होल्ड नो टेरर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द डार्क होल्ड नो टेरर दोस्तों, ये नोवेल कब आया था इनका, इसको आपने ध्यान में रखना है। 1980 में आया था, 1980 में। क्लियर है? साथ ही साथ आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है, शशि देशपांडे की जो वर्क्स हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका द डार्क होल्ड नो टेरर हो गया। ठीक है, इफ आई डाई टूडे, ये भी इंपॉर्टेंट है इनका, इफ आई डाई टूडे। ठीक है, इफ आई डाई टूडे ये कब आया था इनका, ये वर्क कब आया था? ये आया था 1982 में, 1982 में आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इफ आई डाई टूडे। दैट लॉन्ग साइलेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए इनको कौन सा प्राइज मिला था ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दैट लॉन्ग साइलेंस, ये भी मैंने आपको बता रखा है, दैट लॉन्ग साइलेंस। ठीक है, दैट लॉन्ग साइलेंस ये कब आया था इनका वर्क दोस्तों? ये आया था 1988 में, 1988 में आया था। ध्यान रखेंगे कब आया था दैट लॉन्ग साइलेंस, 1988 में आया था। ठीक है, साथ ही साथ अभी हम अवार्ड्स की बात फिर करेंगे, पहले आप इनके वर्क्स देख लें। ठीक है, कम अप एंड बी डेड। ठीक है, कम अप एंड बी डेड, एंड बी डेड, ये कब आया था इनका वर्क, ये भी ध्यान रखेंगे। ये आया था 1983 में। ठीक है, कब आया था? 1983। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे इसको, 1983 में आया था इनका आपका कम अप एंड बी डेड। साथ ही साथ अ मैटर ऑफ टाइम इनका वर्क है, अ मैटर ऑफ टाइम, यहाँ पर लिख देता हूँ, अ मैटर ऑफ टाइम, ये भी दोस्तों इनका वर्क है। ठीक है, और मूविंग ऑन,
ठीक है। मूविंग ऑन भी इनका वर्क है, मूविंग ऑन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे शशि देशपांडे के, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इनके अवार्ड्स भी आपको ध्यान में रखने हैं, शशि देशपांडे को कौन कौन से अवार्ड मिले थे, ठीक। तो इनके वर्क्स अच्छे से याद कर लेना है आपने। बात करें दोस्तों यहाँ पर शशि देशपांडे को कौन कौन सी अवार्ड्स मिले थे, अवार्ड्स, ठीक है। तो कौन कौन से अवार्ड्स मिले थे, पहले मैंने अभी बताया था इनको दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए क्या मिला था, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। पहला याद रखेंगे, साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था इनको, साहित्य अकादमी अवार्ड शशि देशपांडे को इनको मिला था दोस्तों 1990 में, 1990 में मिला था। एक पहले भी बताया था मैंने, 1990 में किसको मिला था एक साहित्य अकादमी अवार्ड, अमिताभ घोष, ठीक है, ध्यान रखेंगे अमिताभ घोष को भी जो है साहित्य अकादमी अवार्ड 1990 में मिला था, ठीक है। उसके साथ साथ शशि देशपांडे को भी साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था, 1990 में मिला था। किसके लिए मिला था, तो ये मिला था दोस्तों दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए, दैट लॉन्ग साइलेंस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इनको जो है दोस्तों पद्मश्री भी मिला था। तो पद्मश्री कब मिला था ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री, ठीक है। पद्मश्री कब मिला था इनको, पद्मश्री मिला था 2009 में, ठीक है, 2009 में इनको क्या मिला था, पद्मश्री मिला था। और साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था, 1990 में मिला था दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए, ठीक है दोस्तों। ये सारे वर्क्स और अवार्ड्स आपको अच्छे से ध्यान रखने, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो दोस्तों कुछ अभ्यर्थियों के जो है कमेंट्स मैंने देखे, तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे आएंगे और किस प्रकार से आपका पेपर जो है आएगा, तो ये अभी कुछ दोस्तों हम कह नहीं सकते, ठीक है। कोई नहीं जानता है किस प्रकार से पेपर जो है आपका सेट हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन क्वेश्चन से जो है आपको आंसर फाइंड करने में आसानी रहेगी, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर विच कलेक्शन ऑफ हिज पोएम्स वॉज निजी म्यूजिकल अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 1983। चलिए आंसर कीजिए, निजी म्यूजिकल को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड जो है कौन से कलेक्शन के लिए मिला था उनको, ये बताना है आपको। ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, लेटर डे शाम, ठीक है, टाइम टू चेंज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का, कौन से पोइट्री कलेक्शन के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था निजी म्यूजिकल को। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 5 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 5 का दोस्तों लेटर डे शाम, ठीक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। निजी म्यूजिकल को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड जो है 1983 में किसके लिए मिला था, लेटर डे शाम के लिए मिला था दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ बात करें दोस्तों निजी म्यूजिकल की, तो इनके इंपॉर्टेंट्स वर्क आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कब मिला था ये भी याद रखेंगे, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इनको 1983 में, ठीक है। किसके लिए मिला था, लेटर डे शाम के लिए, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके, एक बार इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं, ठीक। चलिए बात करें इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स की, तो यहाँ पर इनके वर्क्स अच्छे से आपको ध्यान में रखने। पहला ध्यान रखना है इनका इंपॉर्टेंट वर्क निजी म्यूजिकल का, अ टाइम टू चेंज, ठीक है। सारे मैंने आपको बता रखे हैं पहले, अ टाइम टू चेंज, ठीक है। अ टाइम टू चेंज पहला याद रखेंगे, ये आया था आपका 1952 में, ठीक है। दूसरा वर्क याद रखेंगे 60 पोएम्स, ठीक है, 60 पोएम्स या पोम्स, ठीक है। तो 60 पोएम्स ये कब आया था इनका वर्क, ये आया था 1953 में, ठीक है। ईयर वाइज आपको याद रखने के लिए भी आसानी होगी, ठीक है, इस ऐसे ही याद रखेंगे इसको। तीसरा याद रखेंगे द थर्ड, ठीक है, द थर्ड जो है पूछ लिया जाएगा आपको, द थर्ड जो है किसका वर्क है, ठीक है, द थर्ड, ठीक है। द थर्ड जो है ये भी आपका निजी म्यूजिकल का वर्क है दोस्तों, कब आया था, 1959 में आया था, ठीक है, क्लियर है। इसके साथ ही साथ
अगला वर्क याद रखेंगे, द अनफिनिश्ड मैन। ठीक है, द अनफिनिश्ड मैन। द अनफिनिश्ड मैन कब आया था इनका ये वर्क, द अनफिनिश्ड मैन? ये आया था 1960 में, 1960 में आया था द अनफिनिश्ड मैन। ठीक है, इसके साथ साथ ये लेटर डे शाम जो है, जिसके लिए इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। पूछ लिया जाएगा कि ये वर्क इनका कब आया था। ठीक है, तो 1982 में आया था और 1983 में इनको ये आपका साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इसके लिए। ठीक है, क्लियर है? ये इनके वर्क्स आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो है इनके वर्क्स की बात करें तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इनका वर्क है। ठीक है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। और साथ ही साथ बैकग्राउंड कैजुअली इनका वर्क है, बैकग्राउंड कैजुअली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये जो आपका वर्क है लेटर डे शाम, ये 19 कब लिखा गया था इनके द्वारा, 1982 में लिखा गया था और 1983 में इसके लिए इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे इसको। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। 6 है दोस्तों, द फर्स्ट नोवेल ऑफ रस्किन बॉन्ड वॉज। तो आपको बताना है, फर्स्ट नोवेल बताना है रस्किन बॉन्ड का कौन सा है। ऑप्शन देखिए, डेली इज नॉट फार, रूम ऑन द रूफ, सी देखिए वैग्रेंट्स इन द वैली। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 का राइट आंसर दोस्तों? तो 6 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, रूम ऑन द रूफ। क्या हो जाएगा, रूम ऑन द रूफ। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहला नोवेल है रस्किन बॉन्ड का, रूम ऑन द रूफ। कब आया था? 1956 में, 1956 में आया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स याद रखने हैं। मैंने हर रिवीजन क्लास में आपको बताए हैं। ठीक है, रस्किन बॉन्ड के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, ठीक है, क्या क्या हैं, द ब्लू अम्ब्रेला है। ठीक है, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ठीक है, डेली इज नॉट फार। ठीक है, डेली इज नॉट फार कब आया था पूछा जा सकता है। ये आया था 1994 में, 1994 में आया था डेली इज नॉट फार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स। ठीक, एंग्री रिवर इनका एक वर्क है, एंग्री रिवर, ये पूछा जाता है कई बार। तो एंग्री रिवर जो है कब आया था इनका वर्क, 1972 में। ठीक है, 1972 में आया था इनका एंग्री रिवर। ठीक है, साथ ही साथ रेन इन द माउंटेन इनका वर्क है। ठीक है, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स इनका वर्क है। ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता रखे। और रोड्स टू मसूरी भी इनका वर्क है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पर इनके सारे वर्क्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से वर्क्स बताए मैंने रस्किन बॉन्ड के, द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, तो एक बार फिर आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए पहला नोट करेंगे रस्किन बॉन्ड का पहला वर्क कौन सा है, द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, मैं सारे जो है हर बार आपको इनके वर्क्स बताता हूँ, तो अब आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, द ब्लू अम्ब्रेला, द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, किसका वर्क है, रस्किन बॉन्ड का है। ठीक है, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ठीक है, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ठीक है, DEHRA। ठीक है, देहरा। साथ ही साथ डेली इज नॉट फार, ऊपर आपके ऑप्शन में है, मैंने बता दिया। ठीक है, दिल्ली इज नॉट फार। ठीक, दिल्ली इज नॉट फार। द रूम ऑन द रूफ मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और इनका पब्लिश डेट पूछी जा सकती है आपको। ठीक है, तो सारी चीज़ें दोस्तों ध्यान रखनी है। द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ। ठीक है, और कौन कौन से वर्क हैं, एंग्री रिवर मैंने अभी बताया आपको, एंग्री रिवर भी नोट कर लेंगे। ठीक है, इनके एक बार पब्लिकेशन आप देख ले। द ब्लू अम्ब्रेला जो है ये आया था आपका 1974 में। ठीक है, 1974 में आया था द ब्लू अम्ब्रेला। आवर ट्री स्टिल ग्रो इन तेहरा जो है ये आया था इनका 1991 में, 1991,
91 में आया था आपका ये वर्क, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेहरा, ठीक है। उसके साथ ही साथ डेली इज नॉट फार मैंने बताया था अभी आपको, कब आया था ये आया था आपका 1994 में, ठीक है। 1994 में आया था डेली इज नॉट फार। इसके साथ ही साथ दोस्तों द रूम ऑन द रूफ मैंने बताया था, ये कब आया था इनका 1956 में, ठीक है, 1956 में, ठीक है। क्लियर हो गए, ये चार आपको याद हो गए। चलिए इसके अलावा जो इनके वर्क्स हैं वो देख लेते हैं। चलिए इसके अलावा बात करें तो इनका एंग्री रिवर मैंने बताया, ठीक है, एंग्री रिवर, ठीक है। एंग्री रिवर कब आया था इनका वर्क, अभी बताया था मैंने 1972 में आया था, ठीक। रेन इन द माउंटेन इनका वर्क है, ध्यान रखेंगे। अ फ्लाइट ऑफ पीजन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ फ्लाइट, FLIGST, अ फ्लाइट ऑफ पिजन, PIGEONS, द फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे कब आया था फ्लाइट ऑफ पिजन्स, इनका वर्क 1978 में आया था, ठीक है, 1978 में, ठीक। साथ ही साथ इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों रोड्स टू मसूरी, ठीक है, क्या है, ROADS, रोड्स टू मसूरी, MUSSOORIE, ठीक है। रोड्स टू मसूरी इनका जो वर्क है दोस्तों ये आया था 2005 में, कब आया था 2005 में इनका एक वर्क आया था दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों रस्किन बॉन्ड के, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर रस्किन बॉन्ड को मैंने यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन से यहाँ पर इनको प्राइज मिले हैं, अवार्ड्स मिले हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इनको दोस्तों साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, पहला आप नोट रखेंगे अवार्ड्स में, पहला इनको मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड। कब मिला था दोस्तों इनको बताइए, रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था, 1992 में, ठीक है, 1992 में मिला था इनको साहित्य अकादमी अवार्ड। किसके लिए मिला था दोस्तों, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेहरा, ठीक है। अभी मैंने जिसकी बात अभी बताया मैंने जो आपको 1991 में लिखा गया था जो अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेहरा, किसके लिए मिला था, ठीक है, अवर ट्रीज, ठीक है, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेहरा, ठीक है। तो इसके लिए इनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1992 में, ठीक है। ये लिखा कब गया था, 1991 में लिखा गया था और 1992 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इसके लिए, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनको जो है पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान में रखने, पूछ लिए जाएंगे आपको, ठीक। रस्किन बॉन्ड को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पर, पद्मश्री कब मिला था पद्मश्री रस्किन बॉन्ड को, 1999 में, 1999 में मिला था इनको पद्मश्री, ठीक है। पद्म भूषण कब मिला था, पद्म भूषण कब मिला था इनको, पद्म भूषण मिला था 2014 में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड हो गया, पद्मश्री हो गया और पद्म भूषण हो गया। इसके अलावा इनको एक प्राइज मिला था दोस्तों रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, रामनाथ, पूछ लिया जाएगा दोस्तों आपको कि रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान किसको मिला था, ठीक है। रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। तो ये इनको कब मिला था, ये मिला था इनको 2024 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये तीनों जो हैं आपने चारों अवार्ड्स ध्यान रखने हैं। चौथा कौन सा था, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये कब मिला था, ये मिला था इनको 1992 में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स दोस्तों अवार्ड्स हैं रस्किन बॉन्ड को जो मिले हैं, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कोई भी आपको पूछ लिया जाएगा रस्किन बॉन्ड को जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला पूछ लिया जाएगा, ठीक है। पद्मश्री कब मिला, पद्म भूषण कब मिला, ठीक है, रामनाथ गोयनका स्मृति साहित्य सम्मान कब मिला, ठीक है। तो ये सारे आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स ऑफ मुल्कराज आनंद बाखा अफियर इन द प्रोटैगोनिस्ट, आपको बताना है कि मुल्कराज आनंद की किस नोवेल में आपको जो है
भाखा जो है कैरेक्टर देखने को मिलता है। और ये क्या होता है, प्रोटैगोनिस्ट होता है, यानी कि हीरो होता है। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, कूली, अनटचेबल, अक्रॉस द ब्लैक वाटर और नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। मैंने कल ही बताया था आपको 6 वाले रिवीजन क्लास में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, यानी कि अनटचेबल। अनटचेबल का प्रोटैगोनिस्ट कौन है, प्रोटैगोनिस्ट या इसको आप कह सकते हैं हीरो, ठीक है, कौन है, भाखा। ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ दोस्तों आपको इसी प्रकार से कूली का पूछ लिया जाएगा। इनका जो कूली है वर्क, इसमें कौन है हीरो, ठीक है, कूली में कौन है हीरो, कल बताया था। कूली में हीरो है आपका मुन्नो, ठीक। साथ ही साथ आपका यहाँ पर आपको पूछ लिया जाएगा अक्रॉस द ब्लैक वाटर में कौन है हीरो। तो अक्रॉस द ब्लैक वाटर में आपका हीरो है लाल सिंह, लाल सिंह, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आपको पूछ लिए जाते हैं दोस्तों कि इनमें से किस में जो है प्रोटैगोनिस्ट कौन है, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कूली में प्रोटैगोनिस्ट या हीरो कौन है, कूली में मुन्नो, अनटचेबल में आपका कौन है, अनटचेबल में भाखा, और अक्रॉस द ब्लैक वाटर में लाल सिंह, ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखने, जैसे आपको पूछ लिया जाएगा यहाँ पर कि अक्रॉस द ब्लैक वाटर जो है ये इनका वर्क कब आया, अनटचेबल कब आया, ये सब मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। कूली कब आया था इनका, ये सब बता रखे हैं। कूली कब आया था, अभी बताया था 1933 में। अनटचेबल कब आया था, अनटचेबल आया था 35 में, ठीक है, 1935 में आया था अनटचेबल। और अक्रॉस द ब्लैक वाटर जो है ये आया था 1939 में, ठीक है, 1939, ठीक। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, व्हाट अमंग दीज इज अ नॉन फिक्शन वर्क बाय अरुंधति रॉय, ठीक है। तो आपके इसमें आपको बताना है, सॉरी, व्हाट अमंग दीज इज अ नॉन फिक्शनल वर्क बाय अरुंधति रॉय। ऑप्शन देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस, इन कस्टडी, या और डी में देखिए एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, आपको बताना है नॉन फिक्शन वर्क बताना है अरुंधति रॉय का। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। 8 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, ठीक है। ये क्या है, इनका नॉन फिक्शन वर्क है, क्लियर है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसका है, अरुंधति रॉय का है, ठीक है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग कब आया था, 1997 में आया था, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस, ये भी इन्हीं का वर्क है, कब आया था ये बताइए, कल ही बताया था मैंने आपको, 2017 में आया था, ठीक है। तो ये कब आया था आपका, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस 2017 में आया था, ध्यान रखेंगे, ठीक। और एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर, दोस्तों ये इनका कैसा वर्क है, ये इनका है आपका नॉन फिक्शन वर्क है, अरुंधति रॉय का पूछा जाएगा आपको, ठीक है। बाकी अरुंधति रॉय के इंपॉर्टेंट वर्क्स आप सभी जानते हैं, मैंने सब बता रखे हैं आपको। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग हो गया, ठीक है। साथ ही साथ द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस हो गया, मदर मैरी कम्स टू मी हो गया, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस हो गया, ठीक है। द डॉक्टर एंड द सेंट हो गया, ठीक है। आज़ादी मैंने बताया था आपको, आज़ादी फ्रीडम इनका एक कलेक्शन है, ऐसी कलेक्शन है इनका, ठीक है। ब्रोकन रिपब्लिक हो गया, ठीक है। ये सारे इनके वर्क हैं। इलेक्ट्रिक मून हो गया, ठीक। तो एक बार इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और हर रिवीजन क्लास में आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। इससे आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन जो है अच्छा हो जाएगा, ठीक। चल देखिए, अरुंधति रॉय की वर्क्स की बात करें तो ये आपको याद रखना है, ये इनका कैसा है, नॉन फिक्शन वर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे आपको बताए हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग हो गया, इसको नोट कर लेंगे, कब आया ये, 1997 बताया था अभी, ठीक है। दूसरा वर्क द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस, ये कब आया था, 2017 में भी बताया था, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखनी है मदर मैरी कम्स टू मी, ठीक है, मदर मैरी कम्स टू मी, ठीक है। और कौन से वर्क हैं इनके,
द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस है, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, ठीक है, द अलजेब्रा ऑफ, ठीक है, इनफाइनाइट जस्टिस, ठीक है। ये कब आया था इनका वर्क? ये आया था 2002 में, ठीक है। साथ ही साथ अगला द डॉक्टर एंड द सेंट, द डॉक्टर एंड सेंट, ठीक है, द डॉक्टर एंड सेंट, ये कब आया था इनका वर्क? 2017 में, ठीक है। और मैंने एक वर्क और बताया था आपको, आज़ादी, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। इनका एक वर्क कौन सा बताया था मैंने आपको? आज़ादी, ठीक है, आज़ादी यानी कि फ्रीडम। ये कब आया था इनका वर्क दोस्तों? ये कब आया था? मैंने बताया था आपको, बताइए कब आया था? कमेंट कीजिए कब आया था ये वर्क, ठीक है। आज़ादी फ्रीडम जो इनका वर्क है, ये क्या है दोस्तों? कलेक्शन ऑफ एसेज है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। ब्रोकन रिपब्लिक पूछ लिया जाएगा आपको, ब्रोकन और रिपब्लिक थे, रिपब्लिक, ब्रोकन रिपब्लिक कब आया था इनका? ये आया था 2011 में, ठीक है। ये भी आपका क्या है? ऐसे है, ठीक। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रिक मून, ठीक है, इलेक्ट्रिक मून, ठीक है। इलेक्ट्रिक मून कब आया था इनका वर्क? ये आया था 1992 में, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं अरुंधति रॉय के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, द ग्रैंड मदर्स टेल इज रिटन बाय, चलिए आंसर कीजिए। द ग्रैंड मदर्स टेल जो है ये किसने लिखा है दोस्तों? अमिताभ घोष, आर के नारायण, मुल्क राजानंद, नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका 9 का राइट आंसर? द ग्रैंड मदर्स टेल इज रिटन बाय, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आर के नारायण, ठीक है। द ग्रैंड मदर्स टेल दोस्तों किसने लिखा है? इसको आर के नारायण ने लिखा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप जानती हैं आर के नारायण के इंपॉर्टेंट वर्क्स सारे मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। ये जो द ग्रैंड मदर्स टेल है दोस्तों, ये एक आपका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ठीक है। कैसा वर्क है? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है आपको, ठीक। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा द ग्रैंड मदर्स टेल जो है ये कब पब्लिश हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाएगा कब पब्लिश हुआ था। ये पब्लिश हुआ था दोस्तों 1992 में, 1992 में पब्लिश हुआ था द ग्रैंड मदर्स टेल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आर के नारायण के इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो ये सारे आपने पढ़े हैं, ठीक है। स्वामी एंड फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको, ठीक है, 1935 में आया था। द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937 में आया था। द डार्क रूम 1938, द इंग्लिश टीचर 1945, ठीक है। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952, वेटिंग फॉर द महात्मा 1955, द गाइड 1958। इसी के लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है, पूछ लिया जाएगा इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था और किसके लिए मिला था? किसके लिए मिला था इनको? द गाइड के लिए, ठीक है, ये कई बार आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, द गाइड के लिए मिला था, ठीक। कब मिला था? 1958 में, क्लियर है। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी हो गया, ठीक है, द वेंडर ऑफ स्वीट्स हो गया। ये सारे इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों आर के नारायण के, आपने अच्छे से इनको तैयार कर लेना है, ठीक। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे दोस्तों। द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस इज ए नोबल रिटन बाय, अभी ऊपर मैंने बताया था आपको, क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए 10 का? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस किसका वर्क है? अरुंधति रॉय का, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अरुंधति रॉय के सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स अभी मैंने बताए हैं ऊपर आपको, ठीक है, आपको सारे ध्यान में रखने हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करेंगे विच रेनेसा प्ले राइट इज नॉट ए मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। आपको बताना है रेनेसा का कौन सा प्ले राइट जो है मेंबर नहीं है यूनिवर्सिटी विट का, तो आपको बताना है यहाँ पर थॉमस किड, रॉबर्ट ग्रीन, जॉन वेबस्टर, क्रिस्टोफर मार्लो। चलिए आंसर कीजिए। यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में आप सभी ने पढ़ा है, इसमें से आपको पूछा जाता है कि कौन सा राइटर जो है यूनिवर्सिटी विट का मेंबर है
कौन नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी विट्स की बात करें दोस्तों, ये एक ग्रुप था दोस्तों लेट 16th सेंचुरी का। किनका था? इंग्लिश प्ले राइट्स हु एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉट पूछा है आपको, ठीक है। कौन यहाँ पर यूनिवर्सिटी विट्स का मेंबर नहीं है? देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन वेबस्टर, ठीक है। जॉन वेबस्टर दोस्तों ये यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं आते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यूनिवर्सिटी विट्स में कौन कौन आते हैं? क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड, ठीक है, जॉन लिली, थॉमस लॉज, ठीक है, जॉर्ज पील, ठीक है, ये सारे आते हैं, थॉमस नास, ठीक है, ये सारे जो यहाँ पे किस में आते हैं? यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखेंगे यूनिवर्सिटी विट्स वर अ ग्रुप ऑफ लेट 16th सेंचुरी इंग्लिश प्ले राइट्स हु एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, इनकी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए एजुकेटेड दोस्तों प्ले राइट थे। और इन्होंने दोस्तों क्या किया, इनके नेम पूछे जाते हैं कि ऑक्सफोर्ड से कौन पढ़ा था, कैम्ब्रिज से कौन पढ़ा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड की बात करें, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, ठीक है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, ये दोनों से पढ़े हुए जो राइटर हैं वो आते हैं आपके यूनिवर्सिटी विट्स में। देखिए ऑक्सफोर्ड से कौन कौन है? पहला याद रखेंगे जॉन, ठीक है, जॉन लिली, ठीक है। दूसरा याद रखेंगे थॉमस नास, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, थॉमस लॉज, ठीक है, LODGE, ठीक है, थॉमस लॉज। जॉर्ज पील, ठीक है, तीसरा याद रखेंगे जॉर्ज पील, PEELE, ठीक है। कैम्ब्रिज की बात करें, कैम्ब्रिज से पढ़े थे आपके क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। दूसरा याद रखेंगे रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है। और तीसरा याद रखेंगे यहाँ से थॉमस नास, ठीक है, यहाँ से क्या याद रखेंगे? थॉमस NASH, थॉमस नास, ठीक है। और एकमात्र थे दोस्तों जो कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से पढ़े नहीं थे लेकिन यूनिवर्सिटी विट्स में थे, वो थे आपके थॉमस किड, ठीक है। तो यहाँ पर 6 कितने हो गए? 3 6 7, इन सातों के नाम आपको याद रखने हैं। पहला जॉन लिली, लॉज, जॉन पील, ठीक है, थॉमस नास, ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो और आपका रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस किड, ठीक है। ये सारे जो हैं आपके यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं, इनके नेम आपको अच्छे से रट लेने हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन आपका जो है यूनिवर्सिटी विट्स में आता है और नहीं आता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों का बता दिया मैंने, कौन कौन से इसमें जो प्ले राइट थे ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे और कौन कैम्ब्रिज से पढ़े थे, ठीक है। ऑक्सफोर्ड से कौन कौन पढ़े थे? जॉन लिल, थॉमस लॉज और जॉर्ज पील, ठीक है। और कैम्ब्रिज से क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नास, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजिडी, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक आपका रिवेंज ट्रेजिडी नहीं है। ऑप्शन देखिए हैमलेट, द डचेज ऑफ माल्फी, वॉलपोन और गॉर्बाडक। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर 12 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवेंज ट्रेजिडी, रिवेंज ट्रेजिडी कौन सी नहीं है इसमें? देखिए हैमलेट की बात करें तो हैमलेट क्या है इसमें? हैमलेट क्या है बताइए? हैमलेट तो आपका रिवेंज में आता है, ठीक है। द डचेज ऑफ मल्फी भी आपका रिवेंज में है, ठीक है। और गॉर्बाडक तो आप जानती हैं पहला जो है क्या है इंग्लिश का, फर्स्ट जो है इंग्लिश ट्रेजिडी है, ठीक है, गॉर्बाडक। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका वॉलपोन, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों क्या है? ये एक आपका क्या है बताइए? कॉमेडी है, क्या है? कॉमेडी है। और किसने लिखा है इसको? वॉलपोन मैंने बताया था आपको, इसको लिखा है बेन जॉनसन ने, ठीक है। किसने लिखा है इसको? बेन जॉनसन, ठीक है। कब लिखा था ये भी याद रखेंगे, इसको लिखा था 1606 में, रिटर्न कब हुआ था? 1606 में, ठीक है। तो ये आपको इससे रिलेटेड ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपका कॉमेडी है, बाकी तीनों जो है क्या है? ये रिवेंज ट्रेजिडी है। हैमलेट हो गया, ठीक है,
डचेस ऑफ मल्फी हो गया और आपका गौरबा डक हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों गौरबा डक जो है दोस्तों ये पूछा जाता है, आपको पूछ लिया जाएगा फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सी है, तो ये फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है दोस्तों गौरबा डक, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। रिटन बाय थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविली, ठीक है, ये आपने पढ़े हैं। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर करेंगे। 13 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी ट्रेजेडी यहाँ पर शेक्सपियर के द्वारा जो है सॉरी कौन सा यहाँ पर जो है क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर, यहाँ पर ट्रेजेडी कौन सी नहीं है पूछा गया है। ठीक है, 13 का देखिए क्या हो जाएगा, मैकबेथ क्या है दोस्तों, ये ट्रेजेडी है। ठीक है, हैमलेट आपने पढ़ा है, ठीक है, हैमलेट भी आपका ट्रेजेडी है। ठीक, ऑथेलो भी ट्रेजेडी है। ठीक, और द टेम्पेस्ट जो है दोस्तों ये क्या है, ये आपके कॉमेडी में आ जाता है। ठीक है, किसमें है, कॉमेडी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी और कॉमेडीज पूछी जाती हैं, तो आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए बात करें दोस्तों इनके विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी की, तो इनकी ट्रेजेडी कौन कौन सी हैं, जैसे आपका हैमलेट हो गया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ हैमलेट। ठीक है, ऑथेलो हो गया, हैमलेट, ऑथेलो, किंग लियर और मैकबेथ, हुक्म याद रखेंगे। ठीक है, ये इनके क्या हैं, ट्रेजेडीज हैं। ठीक है, हैमलेट, ऑथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। इसके अलावा कौन कौन से हैं, इसके अलावा भी हैं आपके जूलियस सीजर हो गया, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लोपेट्रा, एंटनी एंड क्लोपेट्रा, ये भी याद रखेंगे। रोमियो एंड जूलियट, रोमियो एंड जूलियट। तो ये सारे जो हैं दोस्तों क्या हैं, विलियम शेक्सपियर के क्या हैं, ट्रेजेडीज हैं। ठीक है, कॉमेडीज़ की बात करें तो कॉमेडीज़ कौन कौन सी हैं, तो आप सभी जानते हैं विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज़ की बात करें तो इनकी कॉमेडीज कौन कौन सी हैं, एज यू लाइक इट हो गया, द कॉमेडी ऑफ एरर्स हो गया, द मर्चेंट ऑफ वेनिस हो गया, द टेम्पेस्ट हो गया, मिडसमर नाइट्स ड्रीम हो गया। ये सारे जो हैं इनकी कॉमेडीज़ हैं। ठीक है, अच्छे से एक बार देख लेंगे इनके ट्रेजेडीज़ और कॉमेडीज़ को, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, हु कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स। चलिए आंसर कीजिए, मेटाफिजिकल पोएट्स टर्म जो है दोस्तों ये किसने कॉइन्ड किया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, जॉन ड्राइडन, टी.एस. एलियट, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 का, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 15 नंबर, 15 में है दोस्तों, हु रोड द फेमस ऐसे द मेटाफिजिकल पोएट्स। चलिए आंसर कीजिए, द मेटाफिजिकल पोएट्स नाम से फेमस ऐसे किसने लिखा है। ठीक है, ड्राइडन, टी.एस. एलियट, जॉनसन या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 15 का, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द मेटाफिजिकल पोएट्स नाम की जो ऐसे है दोस्तों इसको लिखा है टी.एस. एलियट ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे टी.एस. एलियट के दोस्तों ऐसे है द मेटाफिजिकल पोएट्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी टी.एस. एलियट के वर्क्स आप जानती हैं, द वेस्टलैंड हो गया, ठीक है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक हो गया, ठीक है, द फैमिली रीयूनियन हो गया, ठीक है, मर्डर इन द कैथेड्रल हो गया, कॉकटेल पार्टी हो गया। ठीक है, ये सारे वर्क्स हैं टी.एस. एलियट के। ठीक है, साथ ही साथ टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, ये पूछा जा सकता है आपको। नोबेल प्राइज़ कब मिला था टी.एस. एलियट को, 1948 में मिला था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक इनको प्राइज मिला था दोस्तों ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला था इनको, ये भी आपका 1948 में ही मिला था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। क्लियर है, एक अवार्ड और याद रखेंगे दोस्तों, द कॉकटेल पार्टी के लिए इनको एक अवार्ड मिला था। अगर आपने पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि टी.एस. एलियट को द कॉकटेल पार्टी के लिए कौन सा अवार्ड मिला था। तो अवार्ड का आपको नाम याद रखना है, टॉनी अवार्ड। ठीक है, टॉनी अवार्ड्स कब मिला था इनको, ये भी ध्यान रखेंगे। 1950 में मिला था टी.एस. एलियट को, 1950 में। किसके लिए मिला था, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। तो ये मिला था द कॉकटेल पार्टी के लिए। ठीक है, कॉकटेल पार्टी। ठीक,
तो ये भी ध्यान में रखेंगे। जो मैं तीनों आपको टी.एस. एलियट के जो अवार्ड्स प्राइज़ बताए हैं इनको भी ध्यान रखेंगे। नोबेल प्राइज़ मिला था 1948 में, ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको मिला था 1948 और टोनी अवार्ड्स इनको मिला था आपका 1950 में। किसके लिए मिला था? फॉर द कॉकटेल पार्टी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, हु सेड शेक्सपियर इज द हैप्पी हंटिंग ग्राउंड ऑफ ऑल माइंड्स दैट हैव लॉस्ट देयर बैलेंस। तो किसने कहा है दोस्तों? ये आपको बताना है। W.H. ऑर्डन, जेम्स जॉयसी, वर्जीनिया वुल्फ या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, किसने कहा है हु सेड शेक्सपियर इज द हैप्पी हंटिंग ग्राउंड ऑफ ऑल माइंड्स दैट हैव लॉस्ट देयर बैलेंस। यानी कि शेक्सपियर उन सभी दिमागों के लिए पसंदीदा जगह है जो अपना संतुलन खो चुके हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? जेम्स जॉयसी। ठीक है, जेम्स जॉयसी ने कहा है दोस्तों। और जेम्स जॉयसी ने इसको किस वर्क में कहा है ये पूछा जाता है, तो जेम्स जॉयसी ने कहा है यूलिसिस में, ULYSSES। ठीक है, यूलिसिस में कहा है इन्होंने, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू W.J. लॉन्ग हु इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर। चलिए आंसर कीजिए। W.J. लॉन्ग ने जो है इनके अनुसार जो है हु इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर किसको कहा है इन्होंने? ऑप्शन देखिए, P.B. शैले, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर शेक्सपियर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? W.J. लॉन्ग ने किसके बारे में कहा है हु इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि हु इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर यानी कि जिसमें बिल्कुल भी हास्यबोध नहीं है। ठीक है, ये कहा था लॉन्ग ने विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर करेंगे। हु कॉल्स हिमसेल्फ अ पोएट रास्कल क्लाउन वॉज बोर्न। चलिए आंसर कीजिए, हु कॉल्स हिमसेल्फ किसने खुद को कहा है अ पोएट रास्कल क्लाउन वॉज बोर्न। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? एक कवि, बदमाश और जोकर का जन्म हुआ था। ये किसने खुद के लिए कहा है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, मैथ्यू अर्नल्ड, थॉमस हार्डी, नजीम इजकिल या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नजीम इजकिल। ठीक है, नजीम इजकिल ने दोस्तों अपने बारे में कहा है, ठीक है, कॉल्स हिमसेल्फ अ पोएट रास्कल क्लाउन वॉज बोर्न। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी आप जानती हैं नजीम इजकिल के बारे में, मैंने सारे आपको इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स बताए हैं। ठीक है, सारे आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर करेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय मुल्कराज आनंद। चलिए आंसर कीजिए। अभी बता रखिए मैंने आपको मुल्कराज आनंद के सारे वर्क्स, कौन सा इनका नहीं है पूछा गया है। 2 लीव्स ऑफ ए बर्ड, अनटचेबल, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, नन ऑफ दीज। तो आप जान चुके होंगे क्या है राइट आंसर, क्या हो जाएगा बताइए? 2 लीव्स ऑफ ए बर्ड जो है मुल्कराज का है, अनटचेबल भी मुल्कराज का है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स किसका है बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, द बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है किसका वर्क है? ये है दोस्तों R.K. नारायण का। ठीक है, R.K. नारायण। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। क्लियर है? मुल्कराज के सारे मैंने भी बता रखे हैं। अनटचेबल हो गया, ठीक है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर हो गया, ठीक है, और आपका द विलेज करके इनका एक वर्क है, ट्राइलॉजी है इनकी। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हु वॉन द प्रिक्स मेडिसी स्ट्रेंजर अ टॉप फ्रेंच लिटरेरी अवार्ड। किसने जो है दोस्तों ये अवार्ड जीता है, आपको बताना है। अवार्ड का नाम दिया है, ठीक है, प्रिक्स मेडिसी स्ट्रेंजर। विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद। तो 5 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैंने अमिताभ घोष के अभी आपको अवार्ड्स और अवार्ड्स बताए थे, वहाँ पर इसको ऐड कर लेना। ठीक है, मैंने बताया था, वहाँ पर नहीं बताया था, तो इसको ऐड कर लेंगे, प्रिक्स मेडिसी स्ट्रेंजर अवार्ड। ठीक है, क्लियर है? तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, क्राई द पीकॉक एंड वॉइस
इन द सिटी आर नोबल्स रिटन बाय, चलिए आंसर कीजिए। क्राई द पीकॉक एंड वॉइसेस इन द सिटी आर नोबल्स रिटन बाय शशि देशपांडे, अनीता देसाई, टी.एस. इलियट, थॉमस हार्डी। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 6 का? क्राई द पीकॉक एंड वॉइसेस इन द सिटी, ये दोस्तों दोनों जो हैं किसके नोवेल हैं? अनीता देसाई के। ठीक है, क्लियर है। आप कुछ बच्चे बोल रहे थे कि अनीता देसाई सिलेबस में नहीं है, तो दोस्तों नहीं है सिलेबस में, लेकिन आप इसको देख लीजिए क्योंकि आप जल्द ही दोस्तों एलटी के जो है पोस्ट आने वाली है, वहाँ पर आपका काम आएगा। ठीक है, तो पढ़ा हुआ हमेशा काम आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, इन 1985 कमला दास रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर विच वर्क। तो आप मैंने कई बार बता रखा है, कमला दास को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड जो है किसके लिए मिला है? द डिसेंडेंट्स, अल्फाबेट ऑफ लस्ट, कलेक्टेड पोएम्स या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा 7 का राइट आंसर? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला है इनको। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कमला दास रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1985। ठीक है, 1985 फॉर हर पोइट्री कलेक्शन कलेक्टेड पोएम्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी कमला दास के वर्क्स आप जानती हैं। ठीक है, समर इन कलकत्ता, द डिसेंडेंट्स, माई स्टोरी, अल्फाबेट ऑफ लस्ट, ये सारे आपने पढ़े हैं। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर करेंगे। हु इन्वेंटेड द टर्म पैथेटिक फैलेसी। चलिए इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों। ठीक है, आप पूछा जाता है इन्वेंट किसने किया था इस टर्म का, पैथेटिक फैलेसी का? ऑप्शन देखिए, मैथ्यू अर्नल्ड, जॉन रस्किन, कीट्स, नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा पैथेटिक फैलेसी? पैथेटिक फैलेसी का मतलब क्या होता है? दयनीय भ्रांति, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, दयनीय भ्रांति। ठीक है, इसको कॉइन किया था दोस्तों, इस टर्म को इसको कॉइन किया था जॉन रस्किन ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैथेटिक फैलेसी टर्म कॉइन्ड बाय जॉन रस्किन इन 1856। ठीक है, 1856 में कॉइन किया था दोस्तों जॉन रस्किन ने इस टर्म को। ठीक है, पैथेटिक फैलेसी को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और आप जानती हैं जॉन रस्किन जो है ये विक्टोरियन एज के जो हैं क्या हैं, क्रिटिक हैं। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, क्लासिकल ट्रेजेडी वाज अ फॉर्म ऑफ। चलिए आंसर कीजिए 9 का। क्लासिकल ट्रेजेडी वाज ए फॉर्म ऑफ पोएट्री, नोवेल, ड्रामा, प्रोज। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो क्लासिकल ट्रेजेडी जो है एक फॉर्म है दोस्तों ड्रामा का, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्लासिकल ट्रेजेडी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय त्रासदी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये जो क्लासिकल ट्रेजेडी है दोस्तों ये प्राचीन यूनानी नाटकों से प्रभावित हुई है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपने पढ़ा होगा, जिसमें उच्च कुल के नायक यानी कि हीरो जो है अपनी दुखद खामी या हमारसिया के कारण जो है विनाश की ओर बढ़ता है। ठीक है, जैसे आपने हैमलेट में देखा होगा, मैकबेथ में। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज अ फ्रेज कॉइन्ड बाय। तो आपको बताना है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ये फ्रेज किसने कॉइन किया है? टी.एस. इलियट, कॉलरिज, अर्नोल्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो 10 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सैमुअल टेलर कॉलरिज। ठीक है, ध्यान रखेंगे, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ फ्रेज कॉइन्ड बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। ठीक है, इनके मेजर वर्क्स मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, जैसे द राइम ऑफ द अनसेंट मैरिनर, कुबला खान, क्रिस्टाबिल्ड, ठीक है, डिजेक्शन एंड वुड। ठीक है, तो सारे वर्क्स मैंने आपको बता रखे हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, कैलिबन कौन था? कैलिबन द हीरो ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट, द विलन इन द टेम्पेस्ट, किल्ड प्रोस्पेरो इन द टेम्पेस्ट या फिर नन ऑफ दीज। तो कैलिबन कौन था दोस्तों? आपने टेम्पेस्ट पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 11 का? कैलिबन जो है दोस्तों ये क्या होता है? विलन होता है। ठीक है, किस में विलन होता है? टेम्पेस्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट होगा। अगला देखिए 12 में आपको बताना है ऑफेलिया
इज द बिलवेड ऑफ मैकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा 12 का। ऑफेलिया ये आपने पढ़ा है कितनी बार, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ठीक है। किसकी प्रेमिका थी ऑफेलिया? हैमलेट की, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करना है पोर्सिया इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। चलिए आंसर कीजिए, ये कई बार पढ़ा है आपने। पोर्सिया जो है ये हीरोइन है दोस्तों, किस प्ले में है? हैमलेट, द टेम्पेस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 13 का, बताइए? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। तो ऑप्शन जो यहाँ पर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मर्चेंट ऑफ वेनिस में हीरोइन कौन है? पोर्सिया, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से कैरेक्टर देखने को मिलते हैं आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस में? जैसे एंटोनियो हो गया, साइलॉक हो गया, ठीक है, जेसिका, ये सारे इसमें कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करेंगे। 14 है दोस्तों, सी हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको बताना है सी हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, ठीक है, यानी कि उसका दिल पत्थर का है। तो ये एग्जाम्पल है किसका? सिमिली का, मेटाफर का, सैनिकडो का, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का? सी हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, उसका दिल पत्थर का है। तो क्या हो जाता है इसमें? जहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन होती है बिटवीन टू अनरिलेटेड थिंग्स, तो वहाँ पर मेटाफर होता है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेल्स ऑफ डिकेंस इज बेस्ड ऑन हिज ओन लाइफ। तो चार्ल्स डिकेंस का कौन सा नोवेल है जो बेस्ड है ऑन हिज ओन लाइफ, उनकी अपनी लाइफ से जो है बेस्ड है, उनका कौन सा नोवेल है बताना है आपको। हार्ड टाइम्स, डेविड कॉपरफील्ड, निकोलस निकलवे। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 15 का? कौन सा नोवेल है चार्ल्स डिकेंस का जो बेस्ड है ऑन हिज ओन लाइफ, उनके अपने जीवन से संबंधित है दोस्तों, कौन सा नोवेल है बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेविड कॉपरफील्ड वॉज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों चार्ल्स डिकेंस के पूछे जाते हैं, तो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से वर्क्स हैं इनके? जैसे आपका द पिकविक पेपर्स, ठीक है, पूछा जाता है द पिकविक पेपर्स, ठीक है, द पिकविक पेपर्स, द पिकविक पेपर्स, ठीक है। कब आया था ये वर्क इनका? 1836 के आसपास आया था, ठीक है। इसके साथ साथ ओलिवर ट्विस्ट, ये आपने पढ़ाई होगा, ठीक है, ओलिवर, ठीक है, ओलिवर ट्विस्ट, ये सारे वर्क्स आपने पढ़े हैं दोस्तों, ठीक है। बस आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है, ठीक। आप रिवीजन करेंगे तो आसानी से आप जो है आसानी होगी आपको आंसर फाइंड करने में। तो ओलिवर ट्विस्ट इन्होंने लिखा था 1837 में। पूछ लिया जाएगा आपको ओलिवर ट्विस्ट किसका वर्क है, तो ये है चार्ल्स डिकेंस का, ठीक है। साथ ही साथ अ टेल ऑफ टू सिटीज पूछा जाता है, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ठीक है, टू सिटीज, ठीक है, ये भी इन्हीं का वर्क है, ठीक है। ये तीनों वर्क्स ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो आपका टेल ऑफ टू सिटीज है ये कब आया था पूछ लिया जाएगा आपको, ये आया था 1859 में, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से वर्क हैं इनके? और जैसे आपका ब्लीक हाउस है इनका वर्क, हार्ड टाइम्स, ठीक है, आवर म्यूचुअल फ्रेंड, ठीक है, सारे वर्क्स इन्हीं के हैं, ठीक है। और कौन कौन से हैं नोट कर लें। ब्लीक हाउस, BLEAK, ब्लीक हाउस, ठीक है। ब्लीक हाउस जो वर्क है ये किसका है? चार्ल्स डिकेंस का वर्क है दोस्तों। ये कब आया था? 1852 के आसपास आया था, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर हार्ड टाइम्स, ठीक है, हार्ड टाइम्स, आपको पूछ लिया जाएगा हार्ड टाइम्स किसका वर्क है, तो ये चार्ल्स डिकेंस का वर्क है, 1854 में आया था ये, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और आवर म्यूचुअल फ्रेंड, ठीक है, आवर म्यूचुअल फ्रेंड, ठीक है, शॉर्ट में लिखा मैंने। आवर म्यूचुअल फ्रेंड कब आया था इनका? ये आया था 1864 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों चार्ल्स डिकेंस के, आपको ध्यान रखने हैं। द पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट, अ टेल ऑफ टू सिटीज, ब्लीक हाउस, हार्ड टाइम्स,
आवर म्यूचुअल फ्रेंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको अच्छे से याद रखने हैं दोस्तों। और आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।